नमस्कार दोस्तों। क्या हम पाकिस्तान से भी बदतर हालात में जा रहे हैं? क्या हमारे देश में नफरत, हिंसा और जांच एजेंसियों, सरकारी संस्थाओं, अदालतों का ऐसा दुरुपयोग होगा कि हम तालिबानी राष्ट्र बनते जा रहे हैं? क्या हमारे देश में आईएसआईएस जैसी सत्ता और शासन स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र खत्म करके चीनी व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था हो रही है? क्या हमारे देश की जनता इतनी कायर, इतनी मक्कार हो गई है कि वह सच को सच नहीं कह सकती और झूठ को झूठ नहीं कह सकती? क्या हमारे देश के अफसरान और पूर्व अफसर भी अब सच बोलने से डरते हैं, दिखते नहीं है? न्याय, कानून व्यवस्था सबकी सत्ता खत्म करके चीन की तरह से चीनी अफसर, चीनी जो वहां की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी के ही सब कोई होते हैं। क्या यह व्यवस्था हो गई है? यदि यह हो गई है तो कोई बात नहीं, और नहीं हुई है तो जमीर तो जागना चाहिए। आज जमीर जागना चाहिए हमारे देश की अदालतों का। पाकिस्तान को ही देख लीजिए। मैं पाकिस्तान को एक अच्छा आदर्श देश नहीं मानता, क्योंकि उस देश में जो हुआ, उस देश में सभी चीजों का दुरुपयोग किया गया। वहां पर लंबे समय तक पहले तो संविधान नहीं बना। जब संविधान बना उसके बावजूद उसका पालन उस तरह से नहीं हुआ, अदालतों को गुलाम बनाया गया। लेकिन आज स्थिति जब देखते हैं तो बेहतरीन लगता है। सत्ता सरकार किसी की हो, इसकी परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और अपने देश के प्रधानमंत्री को देश बदर कर देता है। सालों साल वो दूर रहते हैं। यह स्थिति भी हमने देखी। यह स्थिति भी हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने मिलकर के एक मंदिर को तोड़ दिया था, और उन्होंने ये कहा था यहां पर मस्जिद होती थी। लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो जैसे था वैसे ही रहेगा। ये तोड़फोड़ की राजनीति नहीं चलेगी और यह स्वीकार्य नहीं। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कहा वह मंदिर 2 हफ्ते के अंदर निर्माण कार्य पुनः शुरू कर देना होगा। और जिन मौलवियों और दूसरे मॉब के लोगों ने, पूरी भीड़ ने जिस तरीके से उसे तोड़ा था, उनसे उसके पैसे की भरपाई होगी और उनके पैसे से वो मंदिर पुनः बनेगा। सरकार उसमें मदद करेगी, लोकल अथॉरिटी उसमें मदद करेगी, और सब जिम्मेदार होंगे यदि टाइमली नहीं हुआ। अब सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर नफरत में भरे लोग मस्जिद गिरा देते हैं और दूसरी चीजें गिरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं था कि वहां पर पहले कभी मंदिर था या नहीं था। सिर्फ यह लिखता है अपने जजमेंट में कि लोग विश्वास करते हैं कि वहां पर राम का कभी जन्म हुआ था। इसलिए अब चूंकि मस्जिद ढह गई है, इसलिए मस्जिद दूसरी जगह बन सकती है। लेकिन उस जगह को जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, विश्वास किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस जगह राम मंदिर बनाने की अनुमति दी जाती है। आप सोचिए, हमारे देश में एक अन्याय को भी, एक अपराध को भी जस्टिफाई कर दिया जाता है तो यह स्थिति होती है। सुप्रीम कोर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब तमाम सारे देश के संवैधानिक और दूसरे हकों की बात होती है तो उन्हें जस्टिफाई कर दिया जाता है, जबकि वो हमारे संविधान के विपरीत होते हैं। चलिए, अदालत की मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाचार हैं हम, क्योंकि सरकार से सब कुछ है। सरकार चाहे जो करे, वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे या कुछ भी करे, उसको अख्तियार दे दिया गया है। निश्चित रूप से सवालिया निशान लगते हैं। क्या हमारे देश में सोचा जाएगा किस तरह से किया जाए? और तमाम मंदिरों को लेकर के इसी तरीके का खेल चल रहा है।
जब ये सारी साजिशें चल रही हो, खेल चल रहे हो, उस स्थिति में एक सवाल और आता है कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, तमाम चीजें, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और उन सब से यह प्रमाणित होता है कि इसका पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हुआ है, ईडी के केसेस में 96% विपक्षी दल के नेता टारगेट किए जाते हैं, और वो नेता जो जब विपक्ष में होते हैं तब उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो जब भाजपा का चोला ओढ़ लेते हैं तो उन्हीं को पाक साफ करार दे दिया जाता है, उन्हें साफ सुथरा बता दिया जाता है, सारी जांच बंद हो जाती है, फाइलें बंद हो जाती हैं। इस तरह के हालात तो फिर क्यों नहीं ये हालात ही मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ईडी को पीटा जा रहा है, कहीं उसके लोग रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, और न जाने क्या क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कल कुछ नेताओं को एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भ्रष्टाचार की एजेंसीज, एंटी करप्शन की एजेंसी है, वो जांच करेंगी, लेकिन नहीं, अब तो ईडी हर एक में घुसेगी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का अधिकार है आपको, भ्रष्टाचार की तो नहीं है। लेकिन पीएमएलए एक्ट में जिस तरीके से संशोधन करके और तमाम चीजें की गई हैं, उससे मनमानी की जाती है। तो साहब जब वो जाते हैं और वहां छापा मारने, तो जनता को गुस्सा आता है, जनता उस बात को लेकर के आक्रोशित होती है और वो पीठ देती है ईडी के लोगों को। कहिए वो सलामत है? यदि कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती कि उनमें से कोई कैजुअलिटी हो जाती, तो उस स्थिति में आप क्या कहते? लेकिन जनता का आक्रोश है कि उसे लगता है कि ये सब झूठ हो रहा है, बकवास हो रहा है और ये किया जा रहा है। आप देखिए, कल ही की एक घटना है, कांग्रेस पार्टी के सोनीपत से एमएलए हैं, उनके रिश्तेदार और कारोबारी मित्र, उन सबके यहां छापा मारती है ईडी, और टोटल सबके यहां से मिला करके, वो कारोबारी है, माइंस के ठेके हैं उनके पास, सब कुछ है, आप समझ सकते हैं, हजारों करोड़ों के ठेके होते हैं, उन सब के यहां से मिलाकर के घर परिवार से सबसे 5 करोड़ रुपया की कुल राशि बरामद होती है। 1 दर्जन जगह छापे पड़ते हैं और उसमें सिर्फ 5 करोड़, और उस 5 करोड़ के आधार पे कहा जाता है अरे देखो कितना धन। ये वैसे ही है जैसे धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे, उनके परिवार के कारोबार में मारा गया था छापा, कांग्रेस को बदनाम किया गया, और 351 कुछ करोड़ रुपया जो बरामद हुआ, उसको लेकर के तमाम शोर मचा। जांच कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की इनकम टैक्स और ईडी। तो साहब इतनी जांच के बाद भी कुछ नहीं आया, वापस कर दिया आपने। क्यों कर दिया? उस समय तो आप बदनाम कर रहे थे। ये वैसे ही है, कारोबार के पैसे को आप किसी का बता देंगे, कहीं करप्शन का पैसा हो तब बताइए, कोई भ्रष्टाचार का पैसा हो तब बताइए। तो ये ना भ्रष्टाचार का पैसा था, ना करप्शन का पैसा है। इसी तरीके से सोनीपत के जो एमएलए हैं, उनका भी अपना कारोबार का पैसा है, टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन सब परेशान करेंगे, बदनाम करेंगे, डराएंगे और डरा करके करेंगे। इसी तरीके से आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा था, तब महादेव ऐप को लेकर के जिस तरीके से तमाम स्वांग रचे गए, ईडी ने कैसे कॉन्स्पिरेसी रची, कैसे एक पकड़े गए व्यक्ति को या प्लांट किए गए व्यक्ति को कि मुंह से कहलवाया कि नहीं साहब ये पैसा तो हम उन्हें देने जा रहे थे, उस मुख्यमंत्री को देने जा रहे थे जिससे कभी मिला नहीं था। कोई मुख्यमंत्री छोड़िए, कोई गधा टाइप का भी होगा और कोई अननोन पर्सन आके कुछ पैसा दे रहा होगा तो वो लेगा नहीं, यदि वो किसी भी समझदार जगह पे है पद पर, क्योंकि वो जानता है ये सब फंसाने की साजिश होती है। और यहां तो आप अननोन व्यक्ति को भेज रहे हो। तो और जिसके यहां लेन देन का 1000 करोड़ की पूरी बात हो रही थी, वो सब वो नरेंद्र सिंह तोमर के यहां कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो आप वहां पर जाते हैं, अब उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाती है और उन एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड का बयान, कानून कहता है एक्यूज्ड का बयान मायने नहीं रखता है, जो पुलिस अभिरक्षा में दिया गया, ईडी की अभिरक्षा में दिया गया, तो उसके बयान को आधार बना करके आप चार्जशीट कर देते हैं सप्लीमेंट्री, अलग से चार्जशीट, और नाम डाल देते हैं भूपेश बघेल का। डाल दीजिए, प्रूव करिएगा, लेकिन आप बदनाम करने की साजिश करते हैं जिससे लोकसभा चुनाव में फिर उसका फायदा लिया जा सके। इसी तरीके से दक्षिण में कांग्रेस की कमान संभालने वाले डीके शिव कुमार को आप शिकार बनाते हैं, उनके खिलाफ सीबीआई और दूसरा और केसेस बना करके, और किस तरीके से पूरी जांच के नाम पे जो ड्रामे करते हैं। तो क्यों? डीके शिव कुमार से रंजिश रखने वाला जो डीजीपी था कर्नाटक का, उसी को आपने सीबीआई का डायरेक्टर बनाया है। वो वहां पहुंच करके वही काम कर रहा है जो करना था, आपके एजेंडे को साध रहा है। तो आपने वो करना था, आपने किया, तो उस तरह से है। और यह स्थिति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, यह स्थिति आम आदमी पार्टी में भी। आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण लीजिए कि सुखपाल खैरा जब आम आदमी पार्टी में थे, उस समय उनके खिलाफ तत्कालीन अकाली भाजपा सरकार ने एक एफआईआर दर्ज की एनडीपीएस के तहत। उसमें जांच हुई और जांच के दौरान तमाम चीजें आई, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और कहा यह फर्जी एफआईआर दर्ज हुई। बहरहाल जांच हुई, जांच के बाद में पाया गया कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो कोई गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर भी उन्हें परेशान नहीं किया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की ईडी ने उसी को आधार बना करके उनके यहां छापा मारा, उन्हें गिरफ्तार किया और सारी चीजें करी। इसके बाद में वो कोर्ट गए और कोर्ट से जमानत हुई। जमानत के बाद में उन्होंने इसकी जो समनिंग थी उसमें जाकर के कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दिया। और जब समनिंग रद्द कर दी तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। तो वही आम आदमी पार्टी जो उन्हें निर्दोष बताती घूमती थी, यही भगवंत मान जो निर्दोष बताते घूमते थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उनके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सोते से गिरफ्तार कर लिया सुबह 6 बजे 5 बजे। तो आप समझिए, फिर जब उन्होंने इसको लेके कोर्ट गए और कोर्ट में सारी बात हुई और कोर्ट ने उनको जमानत दी तो रातों रात को 2 बजे केस रजिस्टर कर लिया। सेम केस में 5 एफआईआर दर्ज हुई, जिससे वो जेल से न छूटने पाए। एक से जमानत हो, दूसरे से न छूटने पाए, रात के 2 बजे दर्ज की जाती है। ये बयान क्या है साहब, उन्होंने इसको परेशान किया। यदि वो 3 महीने पहले उसने दी थी एफआईआर की एप्लीकेशन, तो 3 महीने पहले क्यों नहीं एफआईआर दर्ज? जैसे ही हाई कोर्ट से जमानत मिली और सुबह उन्हें रिलीज होना था, रात को एफआईआर दर्ज करके आपने उन्हें जेल में ही डिटेन रखने का एक काम किया। तो इस तरह की साजिशें जब होती हैं तो समझ में आता है ये आम आदमी पार्टी का खेल है जो पंजाब में चल रहा है। और ये एक नेता के साथ नहीं हुआ है, ये सारे कांग्रेस के नेताओं के साथ में हुआ है। चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए, उन्हें भी ईडी ने परेशान किया चुनाव के दौरान, लेकिन कुछ नहीं निकला। इसके बाद में इसी तरीके से जो है राजा बनिंग है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की गई। इसी तरीके से भरत भूषण आशु है, मिनिस्टर थे, उनको परेशान किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनको किया गया, वो जमानत पे आए। इसी तरीके से वन मंत्री थे साधु सिंह धनसोत, उनको जबरन परेशान किया गया, जबकि उनका कहीं कोई रोल नहीं था। जो आरोप लगाया गया कि हाँ उन्होंने 500-500 रुपए के पेड़ बेच दिए। अरे साहब, 500-500 रुपया का मंत्री पेड़ बेचेगा और मंत्री बेच पाएगा? उसके पहले कितने वो होते हैं, ये माली स्तर का काम, आप उस पर आरोप लगा रहे हो। बहरहाल चलिए, ये भी है। इसके बाद में इसी तरीके से और तमाम सारे लोग जो
स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पर आपने आरोप लगा दिया, उन पे एफआईआर दर्ज कर दी। इसी तरीके से किसी पे विजिलेंस का केस, किसी पे किसी चीज का केस। तो इस तरह से करके विजिलेंस ने यहां पर भी वही काम किया जो केंद्र में ईडी करती है। तो ये पंजाब में खेल चल रहा है। फिर कहते हैं लोकतंत्र। तो साहब कौन सा लोकतंत्र? धार्मिक संस्थाओं और सबको बचाने और उनको करने की कोई स्थिति नहीं है। लोगों को डराइए, धमकाइए, वो करिए, और जो हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। पंजाब में रोज बरोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बरोज बिल्कुल यहां पर नशे का भयंकर कारोबार, भयंकर घर घर नशा है। आज जो उड़ता पंजाब का नारा देते थे और ये करके 2017 का चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, वही जो उड़ता पंजाब वाले आरोपी उस समय बता रही थी, उन सबसे तो माफी मांग ली और उन्हें वाइज्जत काम करने की छूट। तो ये स्थिति है पंजाब में, नशे में झोंक दिया गया है। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर यहां पर भी नफरत फैलाने का काम चल रहा है, हिंदू और सिख के नाम पर। और वो लगातार चल रहा है, खालिस्तान और ये और वो। और इस खेल में यहां से लेके विदेशी तंत्र तक लगा हुआ। ये आम आदमी पार्टी का और भाजपा का मिला जुला खेल चल रहा है। इसके बाद में सेंट्रल का हम खेल देख ही रहे हैं। तो जिस तरीके से नफरत का खेल है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो दंगे फसाद और सारी चीजें होना स्वाभाविक सी बात। तमाम जांच वाले मारे जाएंगे और ये घटनाएं होंगी, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब तक कोई होगा। जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, बदलते ही आदिवासियों के जमीन जंगल पे कब्जा करने की पूरी कोशिश शुरू हो गई। हंसदेव जंगल पूरा काटा जाने लगा, 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, 3 लाख पेड़ काटने का टारगेट लेकर के चले हैं। लोग सड़कों पर हैं, लड़ रहे हैं, इस सर्दी में सब कुछ हो रहा है। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में परेशान करने का जो क्रम चलता है, आईआईटी में बेटियों के साथ में रेप होता है और जाने क्या क्या घटनाएं होती हैं। उस घटना का जब विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, तो उस स्थिति में उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती। बहरहाल बाद में जब पकड़ में आते हैं तो वही बात सही निकलती, तब माफी नहीं मांगे और इसी तरह कांग्रेस के तमाम नेताओं को बदनाम करते हैं। अजय राय के नेतृत्व में जोड़ने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से यूपी को नए सिरे से एक संवारने की कोशिश हो रही है, उसके लिए उन्होंने यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की और वो यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ आ गई। लखनऊ में जितने भव्य तरीके से उसका स्वागत हुआ, लोगों ने उसको सत्कार दिया, वो अपने आप में सरकार को डराने वाला। तो सरकार उस स्थिति में घबराई हुई, तो उनको कैसे फंसाया जाए, क्या किया जाए, इसका खेल चल रहा है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है 14 तारीख को, उसकी तैयारी चल रही। तो उसकी तैयारी में कोई कैसे वो करे, किस तरीके से जो कैंपेन और दूसरी कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई गई, उनके लोगों को फंसाया जाए, उनको खत्म किया जाए और उसके लिए काम करने, वो पूरा क्रम चल पड़ा है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। ऐसे में न्याय और इंसाफ की बात हो रही हो तो आप देखिए किस पर उम्मीद करेंगे। हम चुनाव आयोग से करेंगे, चुनाव आयोग मिलने को विपक्ष के नेताओं से तैयार नहीं होता है। लोग कहते हैं विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। विपक्ष जब करता है तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्थाएं पहले सुनती थी वो नहीं, और अदालतों की स्थिति तो बद से बदतर है। सरकार पहले ही जिस तरीके से तानाशाह हो चुकी है, ऐसी स्थिति में एकमात्र रास्ता बचता है जनता के बीच जाना और जनता को खड़ा करना, क्योंकि लड़ाई जनता ही लड़ती है। आप यदि 1977 का चुनाव देखें तो कोई लोग नहीं लड़ रहे थे, जनता लड़ रही। तो जनता को ही विपक्ष के साथ आना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो ये फांसीवादी सरकार आपका सब कुछ छीनने और खत्म करने में लग गई है। नफरत में आपको खत्म कर देना चाहती है, आपको गरीब भूखमरा बनाने रखना चाहती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, सारी चीजें करनी है, या यूं ही नफरत में फंसे रह के सरकार के इस नैरेटिव में फंसे रहना। जय